कल हमने रीड कर लिए थे कुछ एंजाइम्स, ठीक है। ये कुछ जो है वो हमने हाइड्रोलेज फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो कि वाटर की हेल्प से जो है वो अपने रेलेवेंट कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं। जैसे इनके नेम्स हैं वैसे ही कंपाउंड को ये ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेजेस लिखा हुआ है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेजेस बेसिकली वो तमाम एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ाहिर है ब्रेक करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको कल एक एंजाइम तो बताया था, अमाइलेज। अमाइलेज। लेकिन उसके साथ साथ एक और एंजाइम भी है, सेल्यूलेज, जो सेल्यूलोज को ब्रेक करता है। अब सेल्यूलोज किन में होता है? प्लांट्स में, ठीक है। तो सेल्यूलोज को ब्रेक करना जो है वो सेल्यूलेज का काम होता है। क्योंकि अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है। अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है, सेल्यूलेज सेल्यूलोज को ब्रेक करता है। तो दोनों के लिए अलग अलग हैं, दोनों हाइड्रोलेज। कार्बोहाइड्रेजेस भी हाइड्रोलेजेस ही हैं, इन सबको वाटर चाहिए। फिर प्रोटीएजेस है जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, लाइपेजेस हैं जो लिपिड्स को ब्रेक करते हैं। ये सारा कुछ जो है ये हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि इंजाइम्स को नेम्स किस तरह दिए जाते हैं। नेम्स जो हैं वो किस तरह से दिए जाएंगे, ये चीज़ जो है वो अब हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात लिखी हुई है, कोई यहाँ पे टेक्निकल बात नहीं है। कि शुरू शुरू में इंजाइम्स को जो है वो नेम दिए जाते थे कि वो किसने डिस्कवर की, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्सिन जो है ये आपके स्टमक में मौजूद होता है। पेप्सिन ये एंजाइम है, ठीक है, याद रखिएगा। पेप्सिन इज एन एंजाइम। और ये जो पेप्सिन है ये आपके स्टमक में मौजूद होता है और इसका काम प्योरली क्या होता है? इसका काम प्योरली प्रोटीन को ब्रेक करना होता है। यहीं से आपको पता लग जाता है कि ये क्या है। पेप्सिन इज हाइड्रोलेज, लाइपेज या प्रोटीएज। जी बेटा। हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज तो है ही है, लेकिन प्रोटीएज है, लाइपेज है, ये असल में प्रोटीएज है। जाहिर है प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है ना, तो ये प्रोटीएज है। अगर आपको एमसीक्यू आता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू है, आपको वो पेप्सिन देता है और आपसे ए ऑप्शन पूछता है कि पेप्सिन इज लाइपेज, पेप्सिन इज अमाइलेज, पेप्सिन इज सेल्यूलेज, और पेप्सिन इज डी ऑप्शन प्रोटीएज। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा कि आप बेसिकली ये ऑप्शन आपकी जो है वो इसमें करेक्ट होगी। पेप्सिन प्रोटीज है। अब इस पेप्सिन को नेम दिया था एक साइंटिस्ट ने जो डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ रहा था, जो डाइजेशन को स्टडी कर रहा था। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, जाहिर है। ठीक है, तो जो एक साइंटिस्ट था जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड को स्टडी कर रहा था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसने इसका नाम पेप्सिन रख दिया। और पेप्सिन का मतलब होता है टू डाइजेस्ट। लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा, ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइंटिस्ट के नेम पे एंजाइम्स के नाम रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। जैसे हम कहते हैं हमने ना डीएनए का, डीएनए में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ओकाजाकी। अब ये एक जापानीज साइंटिस्ट है। अब इस तरह के नेम्स अगर आप एंजाइम्स को देना शुरू कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए आप साइंटिस्ट के नेम्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो फिर एंजाइम्स को किस तरह नेम दिए गए, अब ये चीज़ ये बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पर अब समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एक एंजाइम क्या कर रहा है? फॉर एग्जांपल, अगर एक एंजाइम लिपिड को ब्रेक कर रहा है तो आप लिपिड जो है वो उसको उसके पहले तीन आप लेटर्स लेंगे और एंड पे सफिक्स लगा देंगे एज। याद रखिए किसी भी कंपाउंड के एंड पे एज होगा तो वो क्या होगा? वो एंजाइम होगा। याद रखिए हमेशा। आपको अभी यही वर्ड मिल रहे हैं मुस्तकिल, अमाइलेज, सेल्यूलेज, कार्बोहाइड्रेज या लाइपेज या प्रोटीएज, जितने भी होंगे उनके एंड पे आपको हमेशा एज मिलेगा, सिवाय पेप्सिन और इस जैसे एक दो एंजाइम्स के अलावा। क्योंकि पेप्सिन का नाम रखा गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा रहा, चेंज नहीं हो रहा। अब वो वैसे का वैसा, जैसा रखा गया था वैसा ही है। तो पेप्सिन जो है उसको, क्योंकि वो इतना पुराना नेम है, अब वो अक्सर हमारे बुक्स में मौजूद है, अब हर बुक से उसको रिमूव करना आसान काम नहीं है। लिहाजा पेप्सिन को पेप्सिन ही रहने दो। लेकिन अब जो एंजाइम्स का नेम रखा जाएगा वो रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रूल्स। और साइंटिफिक रूल में उसका कोई काम नेम्स एंजाइम के वर्क से निकलता है।
वर्क क्या है? वर्क लिपिड को ब्रेक करना है, तो आपने क्या कह दिया? लाइपेज कह दिया, ठीक है। ये एंजाइम होगा जो लिपिड को ब्रेक करेगा, तो ये लाइपेज वर्क जो है वो जो भी प्रोसेस कर रहा है जो एंजाइम, ठीक है, उसको आप जो है वो उससे रिलेटेड काम के साथ आप क्या लगा देते हैं? एज लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूं आपको। आप जानते हैं डीएनए को, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है। अब डीएनए जो होता है, आप क्या करते हैं? आप डीएनए को डबल करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं। जब आप किसी भी चीज की कॉपी बनाते हैं ना, तो साइंस में उसको क्या नाम देते हैं? जब आप किसी भी चीज की कॉपी बनाते हैं तो साइंस में उसको नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। किसी भी चीज की कॉपी बनाएंगे ना आप, तो उसको आप पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन करने वाला जो एंजाइम होगा उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीमरेज। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उससे वर्क से के रिलेटेड आपने उसको क्या नाम दे दिया है? आपने उसके वर्क से रिलेटेड उसको नाम दे दिया है, और एक नाम लिखने के बाद उसके बाद आपने उसके आगे एज लगा दिया। तो ये असल में वो रूल है जिसकी बेस पे अब एंजाइम्स के नाम रखे जाते हैं। और याद रखिए, जहां पर आपको ये सफिक्स मिल गया, इसका मतलब है वो कंपाउंड जो है वो एंजाइम है। तो ये जो है वो इसकी नेमिंग है। और अब आपको जितनी भी नेमिंग मिलेगी वो इसी बेस पर मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जो हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? किसी भी कंपाउंड को एंजाइम कब कहा जाता है? सबसे पहली बात तो ये बेटा कि ये इस चीज की जरूरत क्यों पेश आती है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब अगर एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, तो अगला सवाल ये क्रिएट होता है कि डिफरेंशिएट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटीन एंड एन एंजाइम? सवाल तो ये बनता है ना। जैसे आप मसल खाते हैं, हम मसल ईटिंग करते हैं, ठीक है, हम गोश्त खाते हैं, एन एंजाइम विद अ नॉर्मल प्रोटीन। अच्छा, हम जो है वो मसल ईटिंग करते हैं, हम गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं। अब मीट जो है वो भी प्रोटीन है। मीट भी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में मौजूद है, जो एनिमल्स की बॉडी में मौजूद है। और जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे की जाएगी? इन दोनों को अलग अलग कैसे स्टडी किया जाएगा? इसके लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एंजाइम को एंजाइम बनाते हैं, आम प्रोटीन से डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा जी, वो कौन से कैरेक्टर्स है? नंबर वन, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है। बायोलॉजिकली एक्टिव है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दे फास्टन द रिएक्शन, रिएक्शन को की स्पीड को क्विक कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। और ये जब भी किसी जो है वो उसमें ऐड होंगे किसी भी रिएक्शन में, इस उसको क्या कर देंगे? स्पीड अप कर देंगे। दोनों बातें एक ही हैं, स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, और कोई भी और प्रोटीन ये काम नहीं कर सकती। देखिए, ये काम सिर्फ एंजाइम का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जो किसी भी रिएक्शन में जाकर उस रिएक्शन की स्पीड को तेज कर रही है, तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये है कि वो एंजाइम है। कोई भी और प्रोटीन ये काम नहीं करती। तो ये एक जो है वो इसका कैरेक्टर हो गया। फिर इसके बाद एंजाइम के बारे में एक और बड़ी मजे की बात ये है कि दे आर नॉट यूज्ड अप। गलत लिख गया। The enzymes are not used up in a reaction, not used up in a reaction। ये भी एक बड़ी मजे की बात है। जैसे आप इस रिएक्शन को देख लीजिए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के आपने क्या बना दिया? आपने ग्लूकोज बना दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो गया, वाटर भी यूज हो गया। आप ग्लूकोज को दोबारा ब्रेक करते हैं, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है। इसका मतलब है ग्लूकोज सारा यूज हो गया, और उससे क्या निकाल लिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के ग्लूकोज बनाया, दोनों यूज हो गए। ग्लूकोज को यूज करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला लिया, इसका मतलब है ग्लूकोज भी यूज हो गया। एंजाइम का ये रोल नहीं होता। एंजाइम जब भी आप किसी भी रिएक्शन में ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस एंजाइम
ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस एंजाइम। यानी इसका मतलब ये है कि ये खुद भी यूज नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन को तेज करेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करने के बाद उसको एंड कर देगा, लेकिन खुद ये यूज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही है कि आप जो है वो कोई काम करवा रहे हैं किसी एक लेबर से, वो लेबर जो है वो काम करेगा बड़ी तेजी तेजी, जो है वो सारी बिल्डिंग बना देगा, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाना होगा वो बना देगा। बनाने के बाद खुद तो वो यूज नहीं हुआ, खुद वो साइड पर हो जाएगा, वो रिएक्शन वहीं का वो रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक इमारत खड़ी हो जाती है, मजदूर तो यूज नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही जो एंजाइम होता है वो कभी भी खुद यूज नहीं होता। ठीक है, इसके आगे देख लीजिए, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स। बड़े जबरदस्त यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दीज आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स। अब ये माइन्यूट अमाउंट का क्या मतलब है कि अगर आप फर्ज करें आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्टेंट वन या इसको आप कहेंगे R1, रिएक्टेंट टू या R2। ठीक है, रिएक्टेंट वन और रिएक्टेंट टू, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को आपने क्या किया, इन दोनों को आपने कैटेलाइज करवाना है, इन दोनों को आपने कैटेलाइज करवाना है। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट वन और रिएक्टेंट टू में आप एक एंजाइम डालेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके साथ अभी एक और बात आपको बताता हूं। आपके पास अगर रिएक्टेंट वन एक रिएक्टेंट है और उसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक ही रिएक्टेंट है, सिर्फ रिएक्टेंट वन है, उसके 10 मॉलिक्यूल हैं, और आप रिएक्टेंट वन को क्या करवाना चाह रहे हैं, कैटेलाइज करवाना चाह रहे हैं, तो आपको तब भी एक एंजाइम चाहिए होगा। R1 के अगर 50 मॉलिक्यूल्स भी हैं तब भी आपको एक ही एंजाइम चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से रिएक्शन करते हैं और बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल ज्यादा हैं जिन पे एंजाइम ने एक्शन करना है, ठीक है, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं तो उन रिएक्टेंट्स को कैटेलाइज करवाने के लिए आपको एंजाइम की थोड़ी सी अमाउंट भी काफी होगी। इसकी एक बड़ी ही जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक अदद जो है वो कपड़ा है, ठीक है, और ये जो कपड़ा है इसके ऊपर कोई धब्बा लग जाता है। ठीक है, ये जो कपड़ा यहाँ पर है इसके ऊपर यहाँ धब्बा लग जाता है, जैसे ये कोई फॉर एग्जांपल इट इज अ शर्ट और मे बी अ कमीज, वट एवर इट इज, यहाँ पर जो है वो पता लगता है कि जी आप जो है वो चाय पी रहे थे या कुछ ऐसा था, तो यहाँ पर लग गया धब्बा, इस जगह पर एक इतना बड़ा सारा धब्बा लग जाता है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब इसके ऊपर आप सर्फ डालते हैं तो आप जो है वो इतनी सी जगह पर सर्फ काफी होता है। ठीक है, इस स्पॉट का रंग डिफरेंट कर देते हैं, चलें इस बात को समझने के लिए हम स्पॉट का रंग जो है वो डिफरेंट कर देते हैं। स्पॉट का रंग हम कर देते हैं ब्राउन। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये चाय का डब्बा है तो इसको हम ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपने थोड़ा सा सर्फ लिया। अब जो सर्फ होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली ये जो वॉशिंग पाउडर होते हैं ना, जितने भी वॉशिंग पाउडर्स होते हैं जिनसे हम अपने ये कपड़े वगैरह धोते हैं, वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। अब आपने इतना सा सर्फ डाला, उसके ऊपर आपने जो है वो सर्फ डालकर आपने उसको धोना शुरू किया, और वो इतना बड़ा धब्बा जो है वो इतने से सर्फ से धुल गया। आपने सिर्फ क्या किया, उसको थोड़ा सा सर्फ को डाला, उसके बाद उसको फैला दिया। ठीक है, फैलाने के बाद आपने जब उसको किया, क्लीन किया, तो वो सारा का सारा क्लियर हो गया। यानी कि आपको एक माइन्यूट सी अमाउंट चाहिए थी, माइन्यूट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स रिमूव दी रिमूव दिस स्पॉट। वो जो स्पॉट था वो रिमूव कर दिया, थोड़ी सी अमाउंट एंजाइम्स की थोड़ी सी अमाउंट ने उसको रिमूव कर दिया। अब ये एक बड़ा ही जो है ना वो इस लिहाज से बड़ी सिंपल सी समझने की बात है कि थोड़ी सी अमाउंट जो है वो काफ़ी होती है आमतौर पर। अच्छा एक बात और अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हम एंजाइम्स में थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ये बात समझना ज़रूरी है। बेटा देखिए, हर रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं। हर रिएक्शन के जिस तरफ एरो की बैक होती है ना, यानी जो ऑपोजिट टू पॉइंटी साइड है, ये अब साइड जो है वो ऑपोजिट टू पॉइंटी एंड ऑफ एरो है, ऑपोजिट टू पॉइंटी एंड ऑफ एरो। ये क्या कहलाती है, यहां पर हमेशा होते हैं रिएक्टेंट्स।
और जो टुवर्ड्स द पॉइंटी हेड ऑफ एरो है वहां पर हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्शन ने बिगिन होना है ऑपोजिट टू पॉइंटी एंड से, और रिएक्शन ने एंड होना है टुवर्ड्स पॉइंटी एंड। ठीक है, यहां से रिएक्शन इस तरफ को प्रोसीड कर रहा है। लेकिन इसको एक और चीज भी कहते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट्स को एंजाइम्स की लैंग्वेज में एक और नाम भी दिया जाता है, और वो है सबस्ट्रेट। जिस चीज के ऊपर एंजाइम ने एक्शन करना है वो सबस्ट्रेट है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो आपका स्पॉट है, ये एक्चुअली एंजाइम के लिए क्या है, ये एक्चुअली एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। ये स्पॉट एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट है। सो बेसिकली हर वो चीज जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा उसको जो है वो तोड़ेगा या जोड़ेगा, जो भी करेगा वो उसके लिए सबस्ट्रेट होता है। रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए एंजाइम की माइन्यूट अमाउंट सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के लिए काफी होती है। फिर अगली एक और बात, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। ये चीज जो है ना वो समझना, इसको अब हमें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो काफी आते हैं। एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अब स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है? स्पेसिफिसिटी ये है कि अगर आपने यहाँ पर रिएक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक अदद रिएक्शन करवाया, यहाँ पे आपने लिपिड बनाया, आप चाह रहे हैं कि लिपिड आपका जो सबस्ट्रेट है, अब बेटा सबस्ट्रेट समझने में मुश्किल तो नहीं आएगी, एक दफ़ा मुझे बता दीजिए। नहीं समझ आ गई है, जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करता है वो एंजाइम ने सबस्ट्रेट होता एक्शन करना, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर सबस्ट्रेट है, आप कहते हैं जी लिपिड है। अच्छा चलो, उसके बाद आप कहते हैं जी लिपिड को आपने कन्वर्ट करना है किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लिपिड अब फैट है ना, लिपिड इज एक्चुअली अ फैट। ठीक है, और फैट को ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पिछले कई लेक्चर से बात चल रही है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इसमें से निकलते हैं। अब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जब इसमें से निकलते हैं और आप इसको कहते हैं कि यहाँ एंजाइम कौन सा है, तो बेटा यहाँ पर एंजाइम फर्ज कर लिया कि आप कह रहे हैं कि चलो लाइपेज छोड़ो, प्रोटीएज यूज कर लेते हैं, देन दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। अच्छा चलो प्रोटीएजेस ना सही तो चलो अमाइलेज यूज कर लो यार, अमाइलेज यूज कर लो, अमाइलेज ही लिपिड को ब्रेक कर देंगे, रिएक्शन विल नेवर एवर प्रोसीड। हर एंजाइम ने अपने से रिलेटेड सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करना है, और अपने से रिलेटेड सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेने के बाद उसने आगे उसको कैटेलाइज करना है। यहां पर क्या रिजल्ट निकलेगा? नो कैटालिसिस, कोई कैटालिसिस नहीं होगी। और जब कैटालिसिस नहीं होगी तो इसका मतलब है एंजाइम ने अपना काम नहीं किया। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो लिपिड है इसको ब्रेक करने के लिए आपको लाइपेजेस ही लाने पड़ेंगे। जब आप जैसे ही लाइपेजेस लाएंगे, रिएक्शन कैटालिसिस की तरफ मूव करेगा, और एंड जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएंगे। सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। इसको अगर आप समझते हैं, वैसे तो आपको ये थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा मेरी बात से। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये आपका एक एंजाइम है, ठीक है। दिस एंजाइम हैज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक द लॉक, जैसे लॉक होता है ना, ठीक है। और इस लॉक को ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? यू विल बी नीडिंग अ की। हम जो है वो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट शेड से बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लॉक को खोलने के लिए की चाहिए। जब आपको लॉक को खोलने के लिए की चाहिए, देन दैट की मस्ट हैव वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स। आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि जो की होती है उसके ये जो स्पेसिफिक एंड्स होते हैं, इसके अलावा आप नहीं खोल सकते किसी भी की से कोई लॉक। ठीक है, की जो है आमतौर पर जब भी किसी लॉक में जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक की होल है, उसके अंदर एक छोटा सा जो है एक लॉक है जिसमें की होल बना हुआ है, आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें एक की ट्राई करते हैं जो इस तरह की होती है ऐसे करके। ठीक है, ये की ट्राई करते हैं, ये काम नहीं करती। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप कहते हैं कि चलो इसमें जो है वो एक और की ट्राई करते हैं हम, इसमें ये वाली की ट्राई कर लेते हैं, ये भी नहीं लगती, ये वाली की, ये भी काम नहीं करती। फिर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं चलो ये वाली की ट्राई करते हैं, यहाँ से थोड़े से आगे पॉइंटी एंड्स हैं ऐसे, फिर स्ट्रेट और फिर ऐसे। चलो ये वाली की ट्राई करते हैं, ये वाली की इसके लिए ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक द केस ऑफ एन एंजाइम। बेटा ये जो चीज है ये है सबस्ट्रेट। जब तक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं आएगा एंजाइम एक्शन नहीं करेगा।
इस एक रिएक्शन में जो लॉक है वो एंजाइम है और जो की है वो सबस्ट्रेट है। जब तक स्पेसिफिक की नहीं आएगी, जब तक स्पेसिफिक की आकर उस लॉक में नहीं लगेगी, वो लॉक अपना काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो लॉक है एंजाइम, ये अपना काम तब तक नहीं करेगा जब तक ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर अपने प्रॉपर जो प्लेसमेंट है वो नहीं कर देता। अब देखिए ये यहां पर अगली बात सुनिएगा, एंजाइम की वो जगह जहां पर आकर कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड कैटेलाइज्ड, जिस जगह पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और कैटेलाइज होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं एक्टिव साइट। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है इसको मैं एक्टिव साइट कह सकता हूं। किसी भी की के लिए किसी भी की के लिए एक्टिव साइट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो की उसके साथ जाकर नहीं जुड़ेगी। ठीक है, जैसे ये जो की होल है ये इस जगह की एक्टिव साइट है। ये की जब तक इस एक्टिव साइट में फिट नहीं होगी तब तक वो इस लॉक को नहीं खोलेगी। बिल्कुल ऐसे ही सबस्ट्रेट जब तक अपनी एक्टिव साइट पे फिट नहीं होगा ये एंजाइम के लॉक को नहीं खोलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम एक और डायग्राम बनाएं, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हुआ कि अगर मैं यहां पर ये एक अदद की बनाता हूं दोबारा से, और ये की मेरी क्या है? दिस की इज माई सबस्ट्रेट नोन एज लिपिड। ये मेरा फैट है। ठीक है, और अगर मुझे जो है वो इस की को किसी लॉक में एंटर करना है या इस की को मुझे कैटलाइज करना है, देन आई मस्ट हैव द लॉक ऑफ सुटेबल एक्टिव साइट। सो इसका मतलब है अब ये एंजाइम कौन सा होगा? जी बेटा, लिपिड को कैटलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइपेज। शाबाश। इसका मतलब ये है कि लाइपेज जो है वो इसमें आकर ऐड होगा, और जब लाइपेज इसमें आकर ऐड होगा देन दिस की वुड बी कैटलाइज्ड, या दिस सबस्ट्रेट वुड बी कैटलाइज्ड। और वो जिस तरह भी कैटलाइज होता है वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये जो हमारा अब लॉक एंड की मॉडल है इसको अब लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। ये हमें क्या बताता है? लॉक एंड की मॉडल हमें कहता है कि एंजाइम इज ऑलवेज स्पेसिफिक एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एंजाइम। लॉग एंड की मॉडल हमें बताता है कि एंजाइम स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम कभी भी किसी दूसरे सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होने देते। सो इसका मतलब यह है कि लॉक एंड की मॉडल आपको जो है वो बड़ा स्पेसिफिक, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बात जो है वो बता देता है। यहाँ लॉक एंड की मॉडल की डायग्राम भी बनी हुई है, जैसे ये देखिए लॉक एंड की मॉडल की इस तरह की डायग्राम जैसे मैंने बनाई है वो नहीं बनी हुई। ठीक है, अब इसमें एक और बात भी है, यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस के हवाले से एक और बात समझना भी बड़ी जरूरी है। मेरी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। बेटा फर्ज कर लें कि आपके पास ये है एक अदद लॉक यानी एंजाइम, ये आपके पास लॉक है, और ये जो है वो आपके पास की है। ये आपके पास की है। ठीक है, ये जो लॉक और की है इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ करता है? याद रखिए, किसी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट में रिएक्शन एकदम जंप नहीं करता। रिएक्शन, ये अभी आपको बात मेरी थोड़ी देर में समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले उस रिएक्शन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको आप कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या चीज है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स है जो सबस्ट्रेट और एंजाइम को इकट्ठा रखेगा एक जगह के ऊपर। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने अभी जो बात की कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एकदम नहीं बन जाते। फॉर एग्जांपल, आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, मैं ये पूरी डायग्राम बना लूं फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। आपने क्या कहा था? एंजाइम रिएक्शन में यूज होगा? नहीं, एंजाइम ने रिएक्शन में यूज नहीं होना, बल्कि एंजाइम ने वैसे निकल आना है। एंजाइम वैसे ही बाहर आ गया। ठीक है, अब लेकिन ये आपका सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हुए हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट दोनों अलहदा हो जाएंगे। जैसे मैं इसको ऐसे अलहदा कर देता हूँ, ये रह गया, और उसके बाद ये। अब देखें इस की के दो टुकड़े हो गए। गौर करें इस बात पे, अगर आप तो की के दो टुकड़े हो गए। अब आप गौर कीजिए, बेसिकली हमारे जो जहनों में बात होती है वो ये होती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आमने सामने आए,
एकदम से डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो एंड की तरफ जंप कर गया, और ये जो एंड की तरफ जब जंप कर गया तो यहां पर क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। बेटा दिस इज रॉन्ग, ये अप्रोच जो है ये गलत है। बल्कि होता क्या है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के क्लोज आते हैं। सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज नेसेसरी। अगर ये कॉम्प्लेक्स बन पाता है इसका मतलब है कि रिएक्शन हो जाएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता इसका मतलब है रिएक्शन नहीं होगा। इसको आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ईएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये रिएक्शन अगर बन गया, जैसा लाइक आप एक की लेते हैं, आप गाड़ी के की होल में डालते हैं और उसको घुमाते हैं, अगर तो वो की घूम जाती है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये जुड़ता है तो इसका मतलब है रिएक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सो दिस इज अ वाइटल स्टेप इन द रिएक्शंस ऑफ एंजाइम, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। यहां से ये बात जो है वो बहुत नेसेसरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है, चाहे वो लॉक एंड की मॉडल हो। गौर कीजिए, ये एक्टिव साइट्स हैं दोनों, ये इन्होंने यहां पर मार्क की हुई है, एक्टिव साइट्स हैं। उनमें ये जो है वो आपके पास दोनों सबस्ट्रेट्स हैं। इन दोनों सबस्ट्रेट्स को आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दोनों जुड़ेंगे। जब ये दोनों अच्छी तरह अपनी एक्टिव साइट पे फिट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगी, ये स्टेप अप होगा कैटालिसिस का। अब एंजाइम कैटालिसिस होगी, और कैटालिसिस हो जाने के बाद ये दोनों आपस में जो अलहदा थे ये दोनों अब जुड़ जाएंगे। सो इसका मतलब ये है कि ये बात समझना जरूरी है कि एंजाइम कभी भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं कर देता, बल्कि दरमियान में एक स्टेप आता है जिसको आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वो जो स्टेप होता है वो बड़ा नेसेसरी होता है। अच्छा फिर जी बेटा, अगर यहां तक आपको कुछ सवाल है तो बताइए। समझ आ गया। जी ठीक है। अच्छा अगली बात, मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, सबस्ट्रेट्स हैव टू इंड्यूस अ फिट, इंड्यूस अ फिट टू गेट कैटलाइज्ड। ये एक बड़ी ही मजे की स्टेटमेंट है, ये आपकी ही बुक में इससे पहले मुझे कहीं स्टेटमेंट नहीं मिली, बहुत ही मजेदार किस्म की स्टेटमेंट है। वो क्या है, वो ये है कि सबस्ट्रेट को बैठने से पहले अपने लिए जगह बनानी होती है। इट हैज टू इंड्यूस अ फिट टू गेट कैटलाइज्ड। इंड्यूस का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब होता है अपनी जगह बनाना, या किसी चीज को प्रोवोक करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। ठीक है, इसको इंड्यूस कहते हैं। ठीक है, प्रोवोक कह लें, प्रोवोक या स्टार्ट करना। ठीक है, इसको आप इंड्यूस कहते हैं। जैसे आप जो है वो, मिसाल देता हूं, आप किसी बेंच पे बैठने लगते हैं, आपको पता लगता है कि यार यहाँ ये तो बेंच पता नहीं कितने दिनों से साफ नहीं हुआ, आप वहां से मिट्टी झाड़ लेते हैं। यू हैव इंड्यूस अ फिट, अपने बैठने के लिए आपने एक जगह इंड्यूस की है, जगह प्रोवोक की है आपने, उस जगह को अपने लिए मुनासिब बनाया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जो एंजाइम होता है वो अपने लिए उस जगह एक जगह बनाता है। जो बनाना है ना वो है इंड्यूस करना। ठीक है, और फिट है जगह बनाना, जगह। तो जगह बनाना जो है, इसको ये सबस्ट्रेट हैव टू इंड्यूस अ फिट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो एक एंजाइम आपके पास होता है ना, उसकी एक्टिव साइट हर वक्त उस शेप में नहीं होती, बल्कि एक्टिव साइट आमतौर पे डिफॉर्म्ड होती है। ये जो इसमें एक्टिव साइट है ये डिफॉर्म्ड है, ये डिफॉर्म्ड है। जब तक ये सबस्ट्रेट से कांटेक्ट में नहीं आएगी, ये एक्टिव साइट डिफॉर्म्ड रहेगी। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक सबस्ट्रेट आया, ये सबस्ट्रेट आया आपका, और इस सबस्ट्रेट ने आकर इस एंजाइम में जगह बनाना चाहिए। तो अब जब ये इस एंजाइम में जगह बनाएगा सबस्ट्रेट, तो एंजाइम की एक्टिव साइट को देखिए क्या होगा, गौर करें इस स्ट्रक्चर पे, और अब जो मैं बनाने लगा हूं उस पर गौर कीजिएगा। जी बेटा, कोई फर्क है? दोबारा से फॉर्म हो गया है, मतलब कि वो एक्टिव जो जी, एक्टिव हो गया सो और अब सब, जाएगा जी सबस्ट्रेट। बिल्कुल, सबस्ट्रेट हैज इंड्यूस्ड अ फिट, उसने अपने फिट होने के लिए जगह इंड्यूस कर ली है, जगह बना। तो ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो असल में अपने आप को एडजस्ट करती है। जब एंजाइम, जब सबस्ट्रेट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, आपके पास ये एंजाइम है और ये एक्टिव साइट है। गौर कीजिए, ये जो पूरा एंजाइम है ना,
ये जब इस सबस्ट्रेट इसमें जाकर बैठ जाएगा तो ये पूरा एंजाइम अपने आप को थोड़ा सा फोल्ड करेगा। गौर कीजिए, यहाँ एरोस बने भी हुए हैं। जब ये अपने आप को फोल्ड कर लेगा तो अब यहां पर देखें, ये है, ये सेंटेंस बड़ा मजेदार लिखा हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नियर नीटली फिटेड टुगेदर। तो अब उसने क्या किया है, इट हैज इंड्यूस्ड अ फिट, उसने अपनी जगह इंड्यूस कर ली है। और अब क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा, कैटालिसिस होगी। तो यहां पर यह बात भी समझने की है कि जो एंजाइम है वो हमेशा उस शेप में नहीं होता कि सबस्ट्रेट आएगा और जुड़ जाएगा, नहीं। बल्कि एंजाइम जो है वो उसको अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ेगा अपने कैटालिसिस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जरा इस एक छोटी सी एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में आपको बड़ी मजेदार चीजें बताई हुई हैं। आपके पास ये एक जो है वो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से इधर भी एरो जा रहा है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ये एक आपके पास सिचुएशन है। इस सिचुएशन से एक एरो इधर भी जा रहा है, एक एरो इधर भी जा रहा है। ठीक है। अब मुझे आपने ये बताना है सबसे पहले, एक आपने, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर आया, स्क्रू ड्राइवर के जरिए आपने वो पेज खोल दिया और दोनों को अलहदा कर दिया। ठीक है। अब आप जरा इस पिक्चर को देखिए, जरा इस पिक्चर को देखिए, और इस पिक्चर को देख के मुझे बताइए, ये जो दो सवालात यहाँ पर लिखे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जी बेटा, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वुडन ब्लॉक, द स्क्रू एंड द ब्लॉक्स ए एंड बी? ब्लॉक ए जो है वो एंजाइम है, जो कि उसका जो सुराख है वो एक्टिव साइट, और स्क्रू जो है वो जैसे की है जो कि सबस्ट्रेट है। अच्छा, एक दफा फिर देख लीजिए बेटा। क्या एंजाइम, पहले ही आप ये गौर करें कि ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं, ये बी है, ये ए है। क्या एंजाइम रिएक्शन में टूटते हैं, ब्रेक होते हैं? एंजाइम नहीं टूटते, रिएक्शन होते हैं। एंजाइम नहीं ब्रेक होते। इसका मतलब ये है कि अगर वुडन ब्लॉक ए और बी सेपरेट हो गए तो क्या ये एंजाइम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब है अब आपको स्टेटमेंट पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। ना बी एंजाइम है ना ए एंजाइम है। अब एंजाइम कौन सा है? बेटा इस पूरे रिएक्शन में ये एंजाइम है, स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर ने क्या किया है, इस स्क्रू ड्राइवर ने आकर इन दोनों के दरमियान जो लिंक था, जो स्क्रू था, उसको ओपन कर दिया। इस स्क्रू को उसने जैसे ही ओपन किया है तो सबस्ट्रेट के जो दोनों ब्लॉक्स थे वो अलहदा हो गए हैं। ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम है, और ये दोनों अब इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों समझ आ रही प्रोडक्ट्स है। हैं। ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग था लेकिन ठीक सब समझ आ ठीक है, गया। तो ये जो, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब आगे आइए, ये असल में ना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके टॉपिकल्स में जो एमसीक्यूज और आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, दोनों के टॉपिकल्स में इस तरह के क्वेश्चन और डायग्राम अवेलेबल है। बहुत गौर से चीजों को देखना पड़ता है। अब आपने, मुझे अंदाजा था कि आप ये होल देख के कहोगे कि सर ये एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन आप इस पे गौर करो कि दोनों ब्लॉक्स अलहदा हो गए हैं। और दोनों ब्लॉक्स अलहदा होने का मतलब ये है कि जो जो भी चीज थी वो स्प्लिट हो गई है, जबकि एंजाइम तो स्प्लिट होता ही नहीं। ठीक है, तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये चीज एंजाइम हो ही नहीं सकती। अब आप गौर कीजिए, यहां से तो आपने कह दिया कि जो एंजाइम है उसने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अगली बात आती है, हमने अभी आधी डायग्राम डिस्कस की है, बाकी आधी देखिए ये वाली डायग्राम।
ये डायग्राम क्या बता रही है आपको? जरा गौर से देखना है, फोकस करना है। आपने कभी स्क्रू ड्राइवर्स देखे हैं? हाँ जी, ठीक है। कितनी किस्म की शेप्स होती है स्क्रू ड्राइवर्स की अ, आमतौर? दो किस्म की, मतलब कि दो एक किस्म। को 4 मुंह वाला होता है और एक को 2 मुंह वाला। जी शाबाश, अब गौर करें डायग्राम के ऊपर। जो स्क्रू है वो अ, जो है वो 4 मुंह वाला है, और जो यस, पेच है वो 2 मुंह वाला है, तो इस वजह दिस से इज वो द पॉइंट। नहीं फिट हो सकता। ये बेटा आपको बता रहा है स्पेसिफिसिटी। ये वाली डायग्राम आपको एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बता रही है। और इसे अंदाजा करें, इतनी सिंपल डायग्राम इतनी डिटेल्ड है कि उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब ये एंजाइम आप जो मर्जी कर लें, वो क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, लिहाजा अब ये जो कैटालिसिस है, यहां पर नो कैटालिसिस, किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है कि यहां पर कैटालिसिस होगी। और अगर कैटालिसिस नहीं है तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट। ये है वो जो सिचुएशन मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले वुडन ब्लॉक क्या है। वुडन ब्लॉक में हमारे पास आंसर आ गया जी, वुडन ब्लॉक हमारे सबस्ट्रेट्स हैं। स्क्रू जो है वो हमारा एंजाइम है। और ब्लॉक ए एंड बी जो है वो हमारा प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स है। ठीक है। स्टेट टू वेज इन विच द डायग्राम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। नंबर वन, इसमें आप क्या कहेंगे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसमें स्पेसिफिसिटी बता रहा है। ठीक है। ये डायग्राम जो है ये हमें स्पेसिफिसिटी बता रहा है। और दूसरा, इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इस वजह से ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट करती है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को। State one way in which diagram does not accurately represent an enzyme reaction. ये अब सवाल है, बहुत मजे का सवाल है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कोई एक वजह बताएं कि इसमें एंजाइम की कोई एक प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें इसमें नहीं वाजे हो रही, इस डायग्राम से नहीं पता लग रही। और वो मैंने इसी लेक्चर में पढ़ाई है। सब कुछ ही हो रहा है, जैसे 2 ब्लॉक्स भी अलहदा हुए हैं, जो एक्टिव साइट भी है, और सब कुछ ही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ है। ऑब्वियसली जब स्पेसिफिसिटी बता दी तो लॉक एंड की भी इसमें रिप्रेजेंट हो ही गया। जाहिर सी बात है, लॉक एंड की असल में क्या बात बता रहा था हमें कि एंजाइम स्पेसिफिक है। ठीक है, तो लॉक एंड की भी हो गया। लेकिन क्या दूसरा मॉडल अभी जो मैंने आपको बताया इंड्यूस फिट वाला, वो जाहिर हो रहा है इसमें, कौन सा वाला? जिसमें आपने फिट इंड्यूस किया था। हाँ जी, उसमें नहीं जाहिर हो रहा। क्या नाम है कि अपने लिए वो ये जगह। यानी सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एंजाइम के लिए जगह नहीं बना रहा। सो ये आंसर है इसका कि इससे इंड्यूस फिट मॉडल जाहिर नहीं हो रहा। हाँ, बाकी तमाम चीजें हमारे पास जो है वो इसमें अपेयर्ड हैं, हमें इसमें इससे जो है वो पता लग रही हैं। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल इससे हमें नहीं पता लग रहा। अच्छा, ये अब आपने जो है इसको ज़रूर पढ़ लेना है। ये चंद एक एप्लीकेशंस हैं कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक स्ट्रिप है जिसके ज़रिए यूरिन टेस्ट में जो ग्लूकोज का टेस्ट किया जा सकता है। क्लिनिस्टिक्स नाम की जो है। वैसे तो अब ये चीज़ यूज़ होती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। और गालबन मेरे पास क्योंकि ये पुराना एडिशन है, इस वजह से ये जो है वो इन्होंने टेस्ट दिया। क्योंकि अब यूरिन टेस्ट तो होता ही नहीं है, अब तो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। और ब्लड के ये ब्लड ही है जिसके जरिए आप वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, 90 सॉरी 80 to 120 वाला जो मीटर है, वो ग्लूकोमीटर जो है वो आपके सामने होता है। ठीक है। और आप फटाफट उसको जो है वो मेजर करते हैं और कह लेते हैं जी जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो 100 है। सो ये जो है वो आप उसमें बता दिया करते हैं। सो ये तो बड़े पुराना टेस्ट है। ठीक है। होता ये था कि एक ज़माने में सिर्फ और सिर्फ यूरिन से चेक होता था कि डायबिटीज़ है या नहीं है।
ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो स्ट्रिप होती है और इसकी डब्बी होती है बेसिकली, इसके अंदर दो एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है और दूसरा एंजाइम होता है परऑक्सीडेज। अगर आपके यूरिन में शुगर आ रही है, क्योंकि यूरिन में शुगर आना जो है वो कभी, यूरिन में शुगर कभी नहीं आती जब तक कि आपका जो है वो यूरिन में शुगर किससे ज्यादा ना हो जाए। ये एक और बात आपको बताता हूँ, ये यूनिवर्सिटी लेवल की बात है कि यूरिन जो शुगर है, यूरिन जो शुगर है वो कब आती है, जब आपके ब्लड में शुगर मोर देन 300 हो। उससे पहले यूरिन में शुगर नहीं आया करती। ठीक है। तो मोर देन 300 होगी तो आपके यूरिन में आएगी। तो क्या होता है कि जब आपके यूरिन में आती है शुगर, तो सबसे पहले पहला एंजाइम यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उससे क्या बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आते हैं दूसरे एंजाइम, दूसरा एंजाइम कौन सा है, परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज देन कंबाइंस द हाइड्रोजन परऑक्साइड विद अ डाई इन द स्टिक, दिस चेंजेस द कलर ऑफ द डाई। डाई का कलर चेंज हो जाता है और ये जो डिफरेंट तरह के आपको कलर दिए गए हैं, इससे आप पता लग जाता है कि आपकी शुगर कितनी ज्यादा है। ये वो टाइम था जब यूरिन के बगैर टेस्ट नहीं होता था। ये बड़ी पुरानी इन्होंने जो है ना वो बात यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, लेकिन एंजाइम ऐसी ऐसी जगहों पर भी यूज होते रहे हैं। ठीक है। ये इन्होंने वो रिएक्शन बताया हुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के जरिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस डाई परऑक्सीडेज के जरिए जो है वो डाई देते हैं और फिर हम उससे जज कर लेते हैं। आपने करना ये है कि आपने यूज इंटरनेट टू फाइंड सम रिसोर्सेज फॉर योरसेल्फ अबाउट हाउ एंजाइम्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। बहुत जगहों पे इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स। अब यहाँ पे इंशाल्लाह ये चीज़ हम जो है वो कल पढ़ेंगे और कल हम इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म कर देंगे। असल में मुझे मैं यहाँ पर इतनी स्पीड पे जाना नहीं चाह रहा। उसकी वजह ये है कि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल होते हैं, तो मैं एक एक टेक्निकल बात आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर रहा हूँ। अगला चैप्टर टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसमें ज़रा टेक्निकल बातें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करनी पड़ रही हैं। जी बेटा, आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ था, कोई फ़र्क है?